नमस्कार सभी को। हम नीति निर्देशक तत्वों के बारे में अध्ययन कर रहे थे और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हमने जाना और अनुच्छेद संख्या 36 से लगाकर 40 तक हमने अध्ययन किया। और मैंने बताया था कि भारत के संविधान के भाग संख्या 4 और अनुच्छेद 36 से लगाकर 51 तक हम नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन करेंगे और जिसमें राज्य सलाह देने का कार्य किया जाएगा कि ऐसा किया जाए, ऐसा किया जाए। एक प्रकार से मैंने बताया था कि नीति निर्देशक तत्व पंथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। उसके बाद हम जो बचे हुए अनुच्छेद हैं उनके बारे में इस क्लास में हम बात करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप क्लास के साथ बने रहें और जो बताया जा रहा है साथ साथ उसे नोटबुक में जरूर ऐड करें। तो देखिए, हम बात करते हैं अनुच्छेद संख्या 41-41 के बारे में। अनुच्छेद संख्या 41 में बताया गया है कि राज्य को सलाह दी गई है कि राज्य व्यवस्था करेगा। राज्य क्या करेगा? व्यवस्था करेगा। अब राज्य व्यवस्था करेगा, किसके लिए करेगा? नागरिकों की व्यवस्था करेगा। नागरिकों की कौन सी व्यवस्था करेगा? सबसे पहली बात हम पढ़ेंगे, वो नागरिकों के लिए ऐसी व्यवस्था करके देगा राज्य, क्योंकि सलाह दी गई है राज्य को कि राज्य व्यवस्था करेगा किसके लिए? नागरिकों के लिए। कौन सी व्यवस्था करेगा? अनुच्छेद 41 में क्या लिखा गया है? तो अनुच्छेद 41 में लिखा गया है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार प्राप्त कर सके। सबसे पहली बात तो ये लिखी गई है कि राज्य एक ऐसी व्यवस्था कर देगा जिससे व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार क्या प्राप्त कर सके? रोजगार प्राप्त कर सके। उसके बाद दूसरी बात लिखी गई है कि वो शिक्षा प्राप्त कर सके। शिक्षा प्राप्त कर सके। सबसे पहली बात तो ये है कि वो रोजगार प्राप्त कर सके अपनी योग्यता के अनुसार। दूसरी बात बताई गई अनुच्छेद 41 में कि शिक्षा प्राप्त कर सके। उसके बाद इसी में लिखा गया है कि व्यक्ति बेगारी, उसके बाद में हम बात करेंगे बीमारी, वृद्धावस्था व अंगहीन होने पर लोक सहायता प्राप्त कर सके। सहायता प्राप्त कर सके। देखिए, व्यक्ति को राज्य ऐसी व्यवस्था करके देगा कि बेकारी क्या होती है? देखिए, मनुष्य को कोई काम नहीं मिल रहा है। जनसंख्या बढ़ने के कारण रोजगार के अवसर हैं वो कम है, इसीलिए लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है। जो ऐसी अवस्था को क्या बोला जाएगा? बेगारी बोला जाएगा। तो ऐसी अवस्था में राज्य क्या करेगा? व्यवस्था करेगा कि उनको क्या मिले? काम मिले। उसके बाद बीमार है वो। उसके बाद वृद्धावस्था होगी, किसी प्रकार का कोई सहारा नहीं है, तो उसमें भी राज्य व्यवस्था करके देगा। अंगहीन, विकलांग होने पर, शरीर का कोई भी अंग काम नहीं कर रहा, तो व्यक्ति क्या करेगा? उसका जीवन तो व्यर्थ हो गया। तो राज्य व्यवस्था करेगा कि ऐसी कंडीशन में, कौन सी कंडीशन? नंबर 1 बात बेकारी, नंबर 2 बीमारी, वृद्धावस्था और अंगहीन होने पर वो लोक सहायता प्राप्त कर सके, ऐसी व्यवस्था करके देगा राज्य, उसे करके देगा। ऐसी सलाह दी जा रही है राज्य को। राज्य को क्या सलाह दी जा रही है? एक बार दोबारा देखिए कि बेकारी, बीमारी, वृद्धावस्था और अंगहीन होने पर वो लोक सहायता प्राप्त कर सके। क्या प्राप्त कर सके? लोक सहायता। ऐसी सलाह दी जा रही है कि ऐसी व्यवस्था करके देगा। कौन करके देगा? राज्य करके देगा। ऐसा उसको निर्देश दिया जा रहा है राज्य को। और कौन से अनुच्छेद के तहत? 41 से 41 के तहत ऐसे आदेश दिए जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद संख्या 42-42 के बारे में। में लिखा गया है कि राज्य को क्या सलाह दी गई कि राज्य व्यक्ति को काम के लिए, किसके लिए? काम के लिए यथोचित, जैसा संभव हो सके, वह मानवोचित, मन के अनुरूप मानवोचित दशाओं का प्रबंध करेगा। कौन करके देगा प्रबंध? राज्य करके देगा। राज्य को सलाह दी जा रही है कि व्यक्ति को काम के लिए, किसके लिए? काम के लिए यथोचित, जैसा संभव हो सके, मनोचित, उसके मन के अनुसार
दशाओं में क्या करके देगा, प्रबंध करके देगा कि मनुष्य क्या कर सके, काम कर सके उसके यथोचित और मानवोचित दशा में। ऐसा जो उल्लेख किया गया है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 42 में किया गया है। उसके बाद इसी में लिखा गया है कि राज्य प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाएगा प्रसव काल के दौरान। और इसी को मानकर आपको बताओ कि प्रसव काल के दौरान महिलाओं को 6 माह का सवैतनिक अवकाश दिया जाता है। सवैतनिक। आपसे पूछा जाए कि प्रसव काल के दौरान महिलाओं को सवैतनिक 6 माह का जो अवकाश दिया गया है ये किस अनुच्छेद के तहत है, तो आप बात करना है, आपको बताना है अनुच्छेद संख्या 42 के तहत है कि प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाएगा राज्य, ऐसी सलाह दी जा रही है राज्य को अनुच्छेद संख्या 42 के तहत। और इसी को मानकर, इसी सलाह को मानकर राज्य क्या करता है कि प्रसव काल के दौरान महिलाओं को 6 माह का सवैतनिक अवकाश उपलब्ध करवाता है कि जितने भी आदेश दिए गए हैं उनकी पालना राज्य के द्वारा की जाती है। तो एक प्रकार से एक पंथ प्रदर्शक के रूप में भूमिका निभाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद संख्या 43 के तहत क्या प्रावधान किया गया है। देखिए साथ साथ आप इनको नोटबुक में जरूर ऐड करें, क्योंकि ये जो कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछा गया प्रश्न है कि प्रसव काल के दौरान 6 माह का सवैतनिक अवकाश किस अनुच्छेद के तहत है, तो आपको तुरंत जवाब देना है 42 के तहत, क्योंकि बार बार पुटअप होकर आया हुआ प्रश्न है। इन बातों को आप नोट जरूर करें। उसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद संख्या 43 के बारे में। उल्लेख किया गया है नंबर 1 बात कि राज्य लोगों को जीवन निर्वाह योग्य वेतन उपलब्ध करवाएगा वेतन का निर्धारण कि राज्य जीवन निर्वाह योग्य जो वेतन है वो उपलब्ध करवाएगा। ऐसा नहीं है कि काम ज्यादा करवा लिया वेतन कम दे दिया, ऐसा नहीं कि निश्चित वेतन तय किया जाएगा ताकि जो लोग हैं उनका जीवन निर्वाह अच्छी तरीके से हो सके, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। ऐसी सलाह दी जा रही है कि एक निश्चित वेतन तय किया जाएगा राज्य के द्वारा। और ये कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद संख्या 43 के तहत ऐसा प्रावधान किया गया है। सलाह दी गई है राज्य को कि राज्य लोगों को जीवन निर्वाह योग्य वेतन, क्योंकि लोगों का जीवन निर्वाह अच्छी तरीके से हो सके, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, ऐसे राज्य को क्या दी गई है, सलाह दी गई है। उसके बाद हम बात करेंगे, इसी में दिया गया है कि राज्य लोगों के उद्योगों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित करेगा। देखिए ऐसा उल्लेख जो किया गया वो अनुच्छेद संख्या 43 के तहत है, क्योंकि लोगों के जो खुद के उद्योग हैं, निजी क्षेत्र के जो उद्योग धंधे हैं, उनमें राज्य की भी क्या होगी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी होगी। अर्थात राज्य उनमें भागीदारी क्या करेगा, सुनिश्चित करेगा। ऐसा जो प्रावधान हमें देखने को मिलता है वो अनुच्छेद संख्या 43 के तहत देखने को मिलता है। एक बार दोबारा देखिए इस बात को कि राज्य लोगों के उद्योग, निजी क्षेत्र के जो उद्योग है उनके प्रबंधन हेतु क्या राज्य की क्या होगी, उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या होगी, भागीदारी होगी। ऐसा जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद संख्या 43 में देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद संख्या 44 के तहत क्या प्रावधान किए गए हैं। तो देखिए अनुच्छेद 44 राज्य देश के सभी नागरिकों के लिए सम्मान, आचार संहिता, इसका मतलब होता है सभी के लिए सम्मान कानून,
की व्यवस्था करेगा। ऐसा आदेश दिया गया, सलाह दी गई है राज्य को कि इस राज्य देश के सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, सभी के लिए समान कानून होंगे, चाहे वो व्यक्ति किसी भी ऊंचे से ऊंचे पद पर हो या एक सामान्य जीवन जीने वाला व्यक्ति हो, कानून की दृष्टि से सब समान होंगे। और ऐसी व्यवस्था भारत के संविधान में की भी गई है कि कानून की दृष्टि से सब क्या है, समान है, कानून की समानता। तो इसी के तहत ये जो प्रावधान किया गया है ये किस अनुच्छेद में है, तो 44। ये कंपटीशन एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पुटअप होकर आया हुआ प्रश्न है कि नागरिकों के लिए समान आचार संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है। तो आपको तुरंत जवाब देना है 44 44 के तहत ऐसा प्रावधान किया गया है कि राज्य सभी नागरिकों के लिए, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर हो, चाहे एक सामान्य जीवन जीने वाला व्यक्ति हो, कानून की दृष्टि से सब क्या होंगे, समान होंगे। अर्थात अगर वो अपराधी है तो उसको सजा दी जाएगी, कानून की दृष्टि से सब क्या है, समान है। तो देखिए अब हम बात करेंगे अनुच्छेद संख्या 45 के तहत क्या प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद संख्या 45 में लिखा गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। सलाह दी गई है राज्य को, राज्य क्या करेगा कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा क्या कराएगा, उपलब्ध कराने की व्यवस्था करवाएगा। ऐसी सलाह राज्य को दी गई है। देखिए हम शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ रहे थे जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को बाहरी काम पर नहीं लगाया जा सकता। उसके बाद हमें नितिन देशक तत्व में भी ये सलाह दी गई है। और आपको बता रहा हूं मैं कि 86वां संविधान संशोधन 2002 जो 1 अप्रैल 2010 को क्या हुआ है, लागू हुआ है। इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का क्या है, प्रावधान है। इसी आदेश को, ऐसी प्रस्ताव को मद्देनजर रखते हुए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का क्या है, प्रावधान है। आप इस बात को भी नोट करें, 86वां संविधान संशोधन 2002 जो 1 अप्रैल 2010 को क्या हुआ था, लागू हुआ था। क्यों? क्योंकि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाने का क्या किया गया, इसमें प्रावधान किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा गया प्रश्न है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद के तहत है, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 जो 1 अप्रैल 2010 को देश में क्या हुआ, लागू हुआ था। और अनुच्छेद संख्या 45 बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछा गया प्रश्न है। इन बातों को आप नोट जरूर करें। उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद संख्या 46 के बारे में। अनुच्छेद संख्या 46 में लिखा गया है कि राज्य पिछड़े हुए वर्ग विशेषकर अगर हम बात करेंगे जिसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की शिक्षा व आर्थिक उन्नति हेतु प्रयत्न करेगा। देखिए जो पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आती है अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी, ये पिछड़े हुए श्रेणी में शामिल किया गया है। इनकी शिक्षा की और उनकी आर्थिक उन्नति के प्रयत्न करेगा, ऐसी सलाह भी किसको दी गई है, राज्य को सलाह दी गई है। और कौन से अनुच्छेद के तहत दी गई है, अनुच्छेद संख्या 46 के तहत ऐसी क्या दी गई है, सलाह दी गई है। उसके इसी में लिखा गया है सेकंड में, सामाजिक अन्याय व सभी प्रकार के शोषण से मुक्त करवाएगा। देखो सबसे पहली बात तो हमने ये पढ़ी है
कि उनकी शिक्षा व आर्थिक उन्नति के प्रयत्न करेगा। और सामाजिक न्याय, समाज में उनके साथ अन्याय हो रहा है, ऊंच नीच की भावना, मान लीजिए आप, उनका शोषण किया जा रहा है, तो जो किसी प्रकार का भी शोषण हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, या किसी प्रकार का दबाव हो, उस शोषण से मुक्ति दिलाएगा। ये कार्य भी राज्य के द्वारा किया जाएगा और ये राज्य को ऐसी क्या दी गई है, सलाह दी गई। देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार में हमने पढ़ा था कि कोई किसी प्रकार से हमारा शोषण नहीं कर सकता। 23 और 24 में हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार में शोषण से मुक्ति के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद संख्या 47 के बारे में। क्या है कि राज्य प्राथमिक 3 कर्तव्यों की व्यवस्था करेगा। 3 महत्वपूर्ण कर्तव्य। 3 महत्वपूर्ण कर्तव्य में सबसे पहली बात है उनके जीवन स्तर में सुधार करेगा। जीवन स्तर में क्या करेगा, सुधार करेगा। मनुष्य के जीवन स्तर में सुधार करेगा राज्य, सबसे पहली बात तो ये है। उसके बाद लिखा गया है जीवन स्तर में सुधार करेगा। उसके बाद उनके पोषाहार में सुधार करेगा। आहार में क्या करेगा, सुधार करेगा। और नंबर 3 बात, उनके स्वास्थ्य में सुधार करेगा। सुधार करेगा। पिछड़े हुए वर्गों के लोग और जो गरीब लोग हैं, जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उनका स्वास्थ्य, उनका जीवन स्तर है वो एक प्रकार से बर्बाद सा हो गया है, तो उनके जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए राज्य उनके जीवन स्तर में सुधार करेगा, ऐसी सलाह दी गई। उसके पोषाहार में सुधार करेगा और उसके स्वास्थ्य में सुधार करेगा। अलग से जैसे मान लीजिए अस्पतालों की व्यवस्था करवाना है, अलग से उनसे कोई स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना है, ऐसी व्यवस्था कौन करेगा, राज्य करेगा। और इसी में लिखा गया है नंबर 2 बात, राज्य मादक पदार्थों पर रोक लगाएगा। मादक पदार्थ, नशीले पदार्थों पर रोक लगाएगा। ऐसा प्रावधान भी भारत के संविधान के अनुच्छेद संख्या 47 के तहत किया गया है, ताकि मादक पदार्थों का सेवन न हो, इस पर राज्य रोक लगाएगा और मनुष्य का जीवन स्तर है उसका सर्वांगीण विकास हो सके। ऐसा प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद संख्या 47 में देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करेंगे, बहुत ही अच्छा अनुच्छेद हमारे सामने आएगा अब, अनुच्छेद संख्या 48। अनुच्छेद 48, अनुच्छेद संख्या 48 के तहत सबसे पहला प्रावधान किया गया है कि राज्य कृषि व पशुपालन हेतु उच्च तकनीकी का प्रावधान करेगा या व्यवस्था करेगा। राज्य पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए और राज्य कृषि को बढ़ावा देने के लिए उच्च तकनीकी वैज्ञानिक प्रयोगों के आधार पर अलग से व्यवस्था करेगा। देखिए भारत जनसंख्या में दूसरे स्थान पर है, ताकि जनसंख्या में खाद्यान्न की किसी प्रकार से समस्या ना हो, इसलिए कृषि को विशेष महत्व दिया जाए और पशुपालन को विशेष महत्व दिया जाए। उच्च तकनीकी के आधार पर राज्य ऐसी क्या करेगा, व्यवस्था करेगा। उसके बाद इसमें गाय के वध पर रोक लगाएगा। राज्य किसके वध पर रोक लगाएगा, गाय के वध पर रोक लगाई गई है। वो भी जो सलाह दी गई थी राज्य को अनुच्छेद संख्या 48 के तहत दी गई थी। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें अनुच्छेद 48 क में 42वां संविधान संशोधन। बहुत ही अच्छा प्रश्न है पीछे कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, 42वां संविधान संशोधन 1976 जो इंदिरा गांधी की सरकार में हुआ था, गांधी की सरकार में हुआ था। इसमें वन व वन्य जीव का संरक्षण का प्रावधान। देखिए वन और वन्य जीवों के संरक्षण का जो प्रावधान है भारत के संविधान के अनुच्छेद संख्या 48 के 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया, जिससे वन और वन्य जीव, वन और वनों में रहने वाले जीव, उनका संरक्षण उपलब्ध कराएगा कौन, राज्य। ऐसा प्रावधान में भारत के संविधान के अनुच्छेद संख्या 48
एट कै में देखने को मिलता है। इन सारी बातों को आप नोट कीजिए। पूछा गया प्रश्न है वन और वन्य जीव और गाय के वध के ऊपर रोक, अनुच्छेद संख्या 48 है और 48 कै में वन और वन्य जीवों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। और राज्य कृषि व पशुपालन हेतु उच्च तकनीकी का क्या करेगा, व्यवस्था करेगा या प्रावधान करेगा। ऐसा उल्लेख हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में देखने को मिलता। उसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद संख्या 49 49 में क्या प्रावधान किया गया। राज्य ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं को संरक्षण, ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं को संरक्षण प्राप्त करवाएगा या करवाने की क्या करेगा, व्यवस्था करेगा। जिसमें स्मारक हैं, महल हैं, दुर्ग हैं आदि। जिसमें ऐतिहासिक महत्व की जो भी वस्तुएं हैं जिनका संबंध इतिहास से है, उनके संरक्षण का प्रावधान करेगा, व्यवस्था कराएगा या उसको संरक्षण प्राप्त करेगा। ऐसी सलाह दी जा रही है, राज्य को दी जा रही है। ऐसा उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 49 में देखने को मिलता है। उसके अब हम बात करेंगे अनुच्छेद संख्या 50 में क्या प्रावधान किया है। 50 में क्या गया कि राज्य कार्यपालिका व न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रयास करेगा। देखिए, कार्यपालिका में हम पढ़ेंगे जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, उसके बाद न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जो अधीनस्थ न्यायालय इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इनका पृथक्करण हो, इसलिए न्यायपालिका का और कार्यपालिका का क्या होना चाहिए, पृथक्करण होना चाहिए। ऐसा आदेश दिया गया है, ऐसी सलाह दी गई है किस अनुच्छेद के तहत, 50 के तहत, 50 के तहत ऐसी सलाह दी गई है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों का क्या होना चाहिए, पृथक्करण होना चाहिए। और ऐसी व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों क्या है, अलग अलग स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है। उसके अब हम बात करेंगे अनुच्छेद संख्या 51 के तहत राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में वृद्धि करेगा। राज्य क्या व्यवस्था करेगा, ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा मिल सके और सुरक्षा को बढ़ावा मिल सके। अंतर्राष्ट्रीय मतलब दूसरे देशों के साथ संबंध हमारे अच्छे होंगे, शांति बनी रहेगी और सुरक्षा बनी रहेगी। इसमें क्या करेगा, राज्य वृद्धि करेगा, ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे और सुरक्षा बनी रहे। उसके बाद हम बात करेंगे, इसी में उल्लेख किया गया है सेकंड में, राज्य सभी राष्ट्रों के प्रति न्यायपूर्ण संबंध बनाए रखेगा। राज्य को सलाह दी जा रही है कि जितने भी राष्ट्र हैं उनके साथ न्यायपूर्ण संबंध बनाए रखेगा, अच्छे तरीके से मधुर संबंध होंगे ताकि उनको हमें सहयोग प्राप्त हो सके। देखिए, 36 से लगाकर 51 तक जो भी प्रावधान थे उनके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया। उसके बाद जो भी कुछ बचा हुआ है नीति निर्देशक तत्व में, जो अलग अलग प्रकार की जो डेफिनेशन इनके बारे में कहा गया है, उनके बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। आपको अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे कल अगली क्लास में। धन्यवाद।